हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ब्रांच अकाउंटिंग का अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करूंगी जो जे.आर. मुंगा की बुक से है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम ये वाला क्वेश्चन हमसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो हमें ये समझा दीजिए, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो ही बना देती हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन हमें क्या करना है कि हमें डेटा सिस्टम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एंड क्वेश्चन में गिवन है कि रोहित एंड कंपनी ऑफ दिल्ली हैज़ अ ब्रांच एट भिवानी। तो दिल्ली की एक हेड ऑफिस है उनका, तो कि ब्रांच कहाँ पे उनकी भिवानी में है। गुड्स आर इन्वॉइस टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। तो कॉस्ट में 25% ऐड करके वो अपने गुड्स जो है वो अपनी ब्रांच को सेंड करते हैं। ब्रांच डज नॉट मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ब्रांच अपने कोई भी अकाउंट नहीं मेंटेन करती। जितनी भी कलेक्शंस होती है ब्रांच की उनको रेमिट किया जाता है हेड ऑफिस पे। तो हमें पता है जो भी कलेक्शंस ब्रांच करती है वो सारी की सारी उन्हें डे टू डे बेसिस पे अपने हेड ऑफिस को रेमिट करनी होती है। एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच आर रीइंबर्स्ड बाय द हेड ऑफिस। जो भी ब्रांच अपने एक्सपेंसेस करेगी उसे हेड ऑफिस जो है वो वापस पैसा ब्रांच को सेंड कर देता है। तो ये भी हमें पता है कि सारे एक्सपेंसेस ब्रांच की हेड ऑफिस मीट करता है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस फॉर द 6 मंथ्स। अब देखिए, यहाँ पे हमें ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना है लेकिन सिर्फ 6 मंथ्स के लिए प्रिपेयर करना है। तो हमें 30 सितंबर 2020 के लिए हमें 2020 तक हमें अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। तो पूरे साल का नहीं है, सिर्फ 6 मंथ्स का हमें अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है। हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है, डेटर्स, फर्नीचर वगैरह, इस तरीके से काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन्स हमें गिवन है। तो हर ट्रांजेक्शन को उठाते हैं और उसे ब्रांच अकाउंट में फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया है। सो ब्रांच अकाउंट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट एंड पर्टिकुलर अमाउंट। क्योंकि डेटा सिस्टम में तो हमें एक अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, ब्रांच अकाउंट। और अगर हमें किसी अकाउंट की फर्दर नीड है लाइक डेटर अकाउंट या ब्रांच स्टॉक अकाउंट, पेटी कैश अकाउंट, तो हम उसे वर्किंग नोट में प्रिपेयर कर लेंगे। तो सबसे पहले मुझे ओपनिंग बैलेंसेस पता है, स्टॉक का, डेटर का, फर्नीचर का एंड पेटी कैश का। तो मैं इनके ओपनिंग बैलेंसेस को पोस्ट कर देती हूँ। तो ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो आपको पता है डेबिट साइड पे आता है। तो ये आता है बैलेंस बीडी के नाम से। तो मुझे ओपनिंग स्टॉक गिवन है 55,000 रुपीज़ का। देन हमें डेटर का बैलेंस पता है 15,000 रुपीज़। एंड देन हमें फर्नीचर का बैलेंस पता है 12,000 रुपीज़। और हमें पेटी कैश पता है 500 रुपीज़ का पेटी कैश है। तो ये सारे ओपनिंग बैलेंसेस मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिए हैं और इन सबका हम टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा 82,500 रुपीज़। तो 82,500 रुपीज़ यहाँ पे आ चुका है। फिर मुझे गिवन है ट्रांजेक्शन्स फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के लिए क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई है। गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस। देखिए, ये कॉस्ट पे था और यहाँ पे हमें इनवॉइस प्राइस पे पता है, तो यानी कि हमें इसकी लोडिंग हटानी पड़ेगी। तो सबसे पहले गुड रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस। तो हमें हेड ऑफिस से गुड्स रिसीव हुए हैं 2,25,000 रुपीज़। तो गुड्स जो रिसीव होते हैं हम उसे गुड्स सेंड टू ब्रांच के नाम से डालते हैं। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट 2,25,000 रुपीज़ के गुड्स हमें रिसीव हुए हैं। उसके बाद उसने बोला है हमें कैश में सेल हुई है 1,95,000 रुपीज़ की। कैश सेल जो होती है वैसे तो हमें नहीं डालनी होती, लेकिन क्योंकि ये कैश जो है ये हमारी ब्रांच हमें हेड ऑफिस को डेली के डेली सेंड करती है, तो इसलिए ये ट्रांजैक्शन जो है वो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में हुई है, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। और यहाँ पे आएगा इस नाम से, कैश अकाउंट के नाम से। तो कैश अकाउंट के नाम से आ जाएगा सेल्स, और उसने हमें कैश में दिया है 1,95,000 रुपीज़। डेटा सिस्टम में आपने ध्यान रखना है वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है जो ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच में होती है। तो जो भी कैश में सेल होगा वो डेली के डेली ब्रांच जो है वो हेड ऑफिस को सेंड कर देगा, रेमिट कर देगा, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद है क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल हमारे यहाँ पे नहीं आती क्योंकि ये ट्रांजेक्शन किसके बीच में हुई है, ब्रांच और उसके कस्टमर्स के बीच में हुई है। इसके बाद है गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। जो भी गुड्स थे वो हेड ऑफिस ने रिटर्न किए। इनवॉइस प्राइस पे है 12,750 का। तो गुड्स जब रिसीव हुए थे तो यहाँ पे आए थे, अब रिटर्न से तो क्रेडिट साइड पे आती है। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिख देंगे रिटर्न, और ये है हमारी 12,750 रुपीज़ की हमारे जो गुड्स है वो हमने वापस कर दिए। उसके बाद हमें नेक्स्ट में गिवन है नॉर्मल लॉस। अब देखिए, नॉर्मल लॉस जो है ये ब्रांच के वहाँ पर हुआ है तो इसमें हेड ऑफिस का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम नॉर्मल लॉस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे साथ साथ इन दोनों की जो लोडिंग है वो रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि नहीं तो हम आगे जाके भूल जाते हैं कि हमें लोडिंग हटानी है। तो जो ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग थी वो तो ऑलरेडी कॉस्ट पे ही था। गुड्स की जो हमें रिसीव हुए हैं उसकी लोडिंग प्लस हमारी जो गुड्स रिटर्न, इन दोनों की लोडिंग में हटा देती हूँ। इसकी लोडिंग जो है वो ऑपोजिट साइड पे हटती है। तो यहाँ पे आ जाएगा गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, विद इन ब्रैकेट्स आप लिख दोगे लोडिंग, और ये हमारी आ जाएगी 45,000 रुपीज़ की। अगर आपको लोडिंग नहीं निकालना आता है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें हम लोडिंग को रिमूव करते हैं। वैसे मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ मैंने क्या किया है। 2,25,000 रुपीज़ में जो है हमने 25% प्रॉफिट ऐड करके भेजा है, तो ये अपने आप में 125% है। तो इसका 25% कितना होगा,
तो आप इसे लिख सकते हैं कि अगर ये वाला अमाउंट हमारा 125% है तो हमारा 25% कितना होगा, क्योंकि प्रॉफिट हमारा 25% इंक्लूड हुआ है ना। तो इस तरीके से इसकी लोडिंग रिमूव हो गई। साथ ही साथ जो हमने गुड्स रिटर्न किए थे उसकी लोडिंग मैं इस साइड पे हटा देती हूँ। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट ब्रैकेट में लोडिंग ऑफ रिटर्न, जो हमने गुड्स रिटर्न किए हैं उनकी लोडिंग। तो ये है 12,750। तो सेम मेथड है, 12,750 जो है वो अपने आप में 125% है, तो इसका 25% कितना होगा, और ये आ जाएगा 2550, 2550 रुपये। इसके बाद हमें गिवन है सेल्स रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच। अब जो सेल्स रिटर्न जो है वो हमारे कस्टमर्स ने ब्रांच को किया है, तो डेफिनेटली ये ट्रांजैक्शन किसके बीच में है, ब्रांच और कस्टमर के बीच में है। इसमें हेड ऑफिस का कोई रोल नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से कैश रिसीव हुआ है तो ब्रांच क्या करेगी, जो भी कैश रिसीव होता है उसे हेड ऑफिस को सेंड करती है। तो 50,000 रुपीज़ हमारा हेड ऑफिस को मिल जाएगा। तो ये वाली ट्रांजैक्शन हम यहाँ पे लिख देते हैं, और ये नाम आता है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स के नाम से, और हमें ये मिला है 50,000 रुपये। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2,45,000 रुपीज़। तो ये वाला अमाउंट भी हमने डाल दिया। फिर हमें पता है कि हमें बैड डेट हुए हैं 400 के, तो ब्रांच पे हुए हैं, इसमें हेड ऑफिस का कोई रोल नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट हमने अपने कस्टमर्स को दिया है, ऑलरेडी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल इनवॉइसिंग। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि हम अपने कस्टमर्स को बोलते हैं कि अगर आप इतनी क्वांटिटी खरीदोगे तो हम आपको डिस्काउंट देंगे। तो जब हमने उन कस्टमर्स का बिल बनाया था तो ऑलरेडी उनको डिस्काउंट दे दिया, तो इसलिए 12,000 रुपीज़ का हम कुछ नहीं करेंगे। तो बिल बनाते टाइम ही हमने उनको डिस्काउंट दे दिया था। बिल रिसीवेबल रिसीव फ्रॉम कस्टमर एट ब्रांच। अब देखिए जो हमारे ब्रांच के कस्टमर्स हैं उन्होंने क्या किया, बिल रिसीवेबल दे दिया। तो डेटर्स ने बोला कि भैया आप मेरा डेटर अकाउंट मत दिखाओ, आप मेरे से बिल ले लो, मैं आपको 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 4 महीने बाद आप इस बिल को इन कैश करा सकते हो 15,000 रुपये का। ठीक है, अभी हम इसको मार्क कर लेते हैं, अभी हमें इसकी एंट्री रिकॉर्ड करनी है। गुड्स सेंड टू ब्रांच ऑन 27 September 2020 रिसीव बाय ब्रांच ऑन 5 अक्टूबर। अब देखिए ब्रांच को हमने गुड्स सेंड किए थे 27 सितंबर को, लेकिन 5 अक्टूबर को उनको रिसीव हुए, और हमारा जो अकाउंट क्लोज हो रहा है वो हमारा सितंबर में क्लोज हो रहा है। तो ये बाद में हमें गुड्स रिसीव हुए हैं ब्रांच को, तो ये क्या हो गए, गुड्स इन ट्रांजिट हो गए। तो गुड्स इन ट्रांजिट को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे था गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, यानी कि हमें हेड ऑफिस से गुड्स कितने रिसीव हुए। तो डेफिनेटली इसके अंदर गुड्स इन ट्रांजिट इंक्लूड नहीं होगा। जब आपने ब्रांच से पूछा, देखिए 2 चीज़ें होती हैं इन क्वेश्चंस के अंदर, एक होता है गुड्स सेंड टू ब्रांच और एक होता है गुड्स रिसीव फ्रॉम ब्रांच। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो गुड्स सेंड टू ब्रांच, यानी कि हमने ब्रांच को कितने गुड्स भेजे, तो मान लीजिए कि हेड ऑफिस ने बोला कि भाई मैंने 1 लाख रुपीज़ के गुड्स भेजे हैं, और जिसमें से 20,000 रुपीज़ के गुड्स जो है ना अभी तक पहुंचे नहीं है, वो ट्रक में ही है। तो 20,000 रुपीज़ के जो गुड्स है वो हमारे ट्रांजिट में हो गए, गुड्स इन ट्रांजिट। तो हमें क्या करना होता है कि जो गुड्स इन ट्रांजिट है वो दोनों साइड रिकॉर्ड करना है। तो आप इस साइड भी दिखाना है गुड्स इन ट्रांजिट और इस साइड भी दिखाना है। तो ये 20,000 इसमें इंक्लूड होगा, तो आप यहाँ पे दिखाओगे 1 लाख रुपीज़ के हमें गुड्स हमने भेजे थे, और यहाँ पे आ जाएगा गुड्स इन ट्रांजिट क्लोजिंग स्टॉक के अंदर। तो दोनों साइड रिकॉर्ड करो, तो या तो दोनों साइड पे रिकॉर्डिंग होगी या फिर दोनों साइड पे आप उसको स्किप कर सकते हो। तो क्वेश्चन में अगर गिवन हो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट 1 लाख रुपीज़, तो ऑलरेडी इसमें 20,000 इंक्लूड है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्लोजिंग स्टॉक में दिखा देंगे गुड्स इन ट्रांजिट 20,000, क्योंकि यहाँ पे तो इंक्लूड है पर यहाँ पे नहीं था, इसलिए हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। दूसरा, कई बार क्या गिवन होता है क्वेश्चन में, गुड्स रिसीव फ्रॉम ब्रांच, जैसे हमारे क्वेश्चन में है गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, कि हमें हेड ऑफिस से कितने मिले। अगर मैं ब्रांच से पूछूं कि ब्रांच तुम्हें कितने गुड्स मिले, तो वो तो कहेगा सर मुझे 80,000 के गुड्स मिले हैं, पर हेड ऑफिस कहेगा भाई मैंने तो 1 लाख के भेजे। तो हेड ऑफिस की तरफ से 1 लाख आए, लेकिन ब्रांच को कितना मिला, ब्रांच को तो 80,000 ही गुड्स मिले, क्योंकि 20,000 के गुड्स तो अभी रास्ते में ही है, ऑन द वे है। तो हम 80,000 अगर आपको गिवन है, जैसे हमारे केस में यहाँ पे 2,25,000 था। सिमिलरली यहाँ पे अगर आपका गुड्स इन ट्रांजिट नहीं है तो आप यहाँ पे भी रिकॉर्ड मत करो, तो आप इस गुड्स इन ट्रांजिट को दोनों तरफ से या तो स्किप करो, और अगर एक साइड इंक्लूड है तो दूसरी साइड भी इंक्लूड करो। तो हमारे केस में हमारी डेबिट साइड पे इंक्लूड नहीं था, क्योंकि हमने क्या बोला कि हमें सिर्फ 80,000 के गुड्स मिले हैं, तो इस साइड पे इंक्लूड नहीं है ना, तो इस साइड भी आप उसको रिकॉर्ड मत करो। तो आप गुड्स इन ट्रांजिट को ऑल टुगेदर जो है वो स्किप कर दो 1,500 के गुड्स। तो आपने ये नहीं दिखाना, क्योंकि वहाँ पे हमारे इंक्लूड नहीं है डेबिट साइड पर।
उसके बाद है कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। हमने कैश भेजा ब्रांच को एक्सपेंसेस करने के लिए 10,500 का, तो ये ट्रांजैक्शन हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में है, तो ये वाली रिकॉर्ड होगी 10,500 और किस नाम से आएगी, कैश अकाउंट के नाम से, क्योंकि हमने कैश भेजा है। ब्रैकेट में लिख सकते हो एक्सपेंसेस के लिए 10,500 के हमने कैश भेजा है। उसके बाद है कैश डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स। तो कैश डिस्काउंट किसने दिया है, ब्रांच ने दिया है, तो इसमें हेड ऑफिस का कोई रोल नहीं है, तो इसमें हेड ऑफिस कुछ नहीं करेगा। फिर हमें क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है, स्टॉक का, डेटर का हमें पता नहीं है और पेटी कैश का। तो जो जो बैलेंस हमें पता है हम उसकी बैलेंसिंग कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बैलेंस CD। मुझे क्लोजिंग स्टॉक पता है 5,600 रुपीज़ का है, डेटर मुझे पता नहीं है तो वो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। पेटी कैश हमें पता है 500 रुपीज़ का है। उसके बाद उसने बोला है कि हमें फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है 20% से। अब डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर के ऊपर। अब देखिए फर्नीचर हमारे पास ओपनिंग में 12,000 का था, तो यहाँ पे फर्नीचर की वैल्यू कितनी बच जाएगी, 12,000 का फर्नीचर है जिसमें से 20% आपने डेप्रिसिएशन लगाना है, लेकिन हम हाफ ईयरली का अकाउंट मेंटेन करने हैं तो उसका हाफ हो जाएगा। तो आप इसको करेंगे तो 20% डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 10,800। तो 10,800 हमारी फर्नीचर की वैल्यू बचेगी। दिस इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये फर्नीचर की वैल्यू नहीं है, ये है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है। तो आप इसको डेप्रिसिएशन जो आएगा उसमें से 12,000 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा फर्नीचर का वैल्यू 10,800। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि जो फर्नीचर है, जो हमारे अकाउंट्स है वो हाफ ईयरली है, फुल ईयर का अकाउंट नहीं है। ओपनिंग में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया। डेटर अभी हम फाइंड आउट कर लेंगे। फर्नीचर था, फर्नीचर की वैल्यू आ गई। पेटी कैश था, पेटी कैश आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमने एक चीज और छोड़ी थी, बिल रिसीवेबल। क्वेश्चन ने बोला था कि हमारे पास बिल रिसीवेबल हुए कस्टमर से। तो जिस तरीके से डेटर का क्लोजिंग बैलेंस होता है, सिमिलरली अब हमारे पास बिल्स बच गए, तो इसका बिल का भी हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस होगा हम उसको यहाँ पे लिख देंगे 15,000 रुपये। तो आप इसे लिख देंगे बिल रिसीवेबल 15,000 रुपये। तो उस पॉइंट को मैंने जो ऊपर स्किप कराया था उसका यूज क्या था कि अगर तो वो कैश में कन्वर्ट करा लेते तो फिर वो हमारा यहाँ पे आ जाता, पर क्योंकि हमारे जो बिल है अभी तक वो मेच्योर नहीं हुए हैं तो वो हमारे पास क्लोजिंग में पड़े रहेंगे, तो इसलिए डेटर ना होके अब हमारे पास क्लोजिंग में बिल रिसीवेबल पड़ा है, तो यहाँ पे BR आ गया। अब हमारे पास डेटर का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है तो वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डेटर अकाउंट बना लेती हूँ फटाफट से। यहाँ पे सबसे पहले बैलेंस BD आता है और यहाँ पे हमारे पास बैलेंस CD आता है। अब देखिए ओपनिंग बैलेंस मुझे पता था, मेरे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है, 15,000 का ओपनिंग बैलेंस था, तो 15,000 रुपये का डेटर का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारी क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हुई है। ओपनिंग बैलेंसेस थे ये सारे। ये गुड्स रिसीव हुआ था, कैश में सेल किया, क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल आती है हमारे डेटर अकाउंट में, तो यहाँ पे किस नाम से आ जाएगा, क्रेडिट सेल्स अकाउंट। और हमने किया था क्रेडिट सेल 80,000 रुपीज़ की, तो 80,000 रुपीज़ क्रेडिट सेल आ जाएगा। उसके बाद हमने गुड्स भेजे थे हेड ऑफिस को, ये भी नहीं आएगा। नॉर्मल लॉस हुआ, ये भी नहीं आएगा। सेल्स रिटर्न बाय कस्टमर्स टू ब्रांच, तो हमारी सेल्स रिटर्न है जो कस्टमर ने की है, तो ये वाली आएगी 500 रुपीज़ की। तो ये जो सेल्स रिटर्न होती है यहाँ पे आ जाती है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट 500 रुपीज़ का हमारा स्टॉक जो है वो वापस आ गया है। उसके बाद कैश रिसीव हुआ है कस्टमर से 50,000 का, तो 50,000 का कैश रिसीव होगा तो क्रेडिट साइड पे आता है क्योंकि हमारे डेटर कम हो जाएंगे। तो 50,000 रुपीज़, देखो डेटर कम होगा तो इधर रिकॉर्ड करना है, डेटर इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। तो जब कैश रिसीव हो जाएगा तो डेटर कम हो जाएंगे 50,000 से। बैड डेट हो गई 400 की, तो बैड डेट होने की वजह से हमारे डेटर्स कम हो जाएंगे, तो बैड डेट हमारा 400 से यहाँ पे आ जाएगा 400 रुपीज़। उसके बाद हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया था कस्टमर्स को, तो ये ऑलरेडी हो चुका है, हमारा जो बिल हुआ था उसी के अंदर इंक्लूड है, तो हमें इसका कुछ भी नहीं करना है 12,000 का। फिर हमें है बिल रिसीवेबल, हमें कस्टमर से मिला है 15,000 का, तो जो मेरे डेटर्स थे उन्होंने कहा सर हमारा डेटर में से नाम हटा दो, हम आपको BR दे रहे हैं। सो दिस इज बैड डेट, और यहाँ पे आ जाएगा BR 15,000 रुपये, क्योंकि उन्होंने मुझे बिल दे दिया 15,000 का। उसके बाद कैश गुड्स सेंड टू ब्रांच, हमारा गुड्स इन ट्रांजिट है, ये यहाँ पे नहीं आएगा। कैश सेंड किया था ब्रांच को, ये भी नहीं आएगा। हमने अपने कस्टमर्स को बोला कैश डिस्काउंट दिया, तो हमने कस्टमर को बोला कि तुम जल्दी पेमेंट कर दोगे तो तुम्हें कैश में डिस्काउंट मिल जाएगा, तो हमने 800 का उनको डिस्काउंट दिया है। तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा कैश डिस्काउंट अकाउंट के नाम से 800 रुपीज़। तो 800 रुपीज़ का हमने अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट दे दिया है। अब देखिए और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, बाकी हमें क्लोजिंग बैलेंसेस पता है और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो हम इसके अकाउंट को क्लोज कर देते हैं फटाफट।
आप इनका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 95,000 रुपीज़। ओ सॉरी, बैलेंस सीडी के सामने लिख दिया। तो ये बैलेंस सीडी हमारे पास आ जाएगा 28,300 रुपीज़ का हमारा बैलेंस सीडी आ गया। इस बैलेंस सीडी को हम यहाँ पे लिख देते हैं जो हमने ऊपर जगह छोड़ी थी, 28,300 रुपीज़। और इन सब का टोटल करेंगे तो इन सब का टोटल करने पे आएगा हमारे पास 60,200 रुपीज़। तो 60,200 रुपीज़ इन सब का टोटल आ गया है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे हमें गिवन था स्टॉक जो है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक 5600 का है, तो हम इसको अज्यूम कर रहे हैं कि इनवॉइस प्राइस पर है। तो फिक्र मत कीजिए, क्वेश्चन में जब आपको एग्जाम में गिवन होगा तो क्वेश्चन बताएगा कि वो इनवॉइस प्राइस पे है या फिर वो कॉस्ट पे है। तो 5600 की जो लोडिंग है वो हमें रिमूव करनी पड़ेगी डेबिट साइड पर। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग नहीं थी क्योंकि कॉस्ट पे था, इसकी लोडिंग हमने रिमूव कर दी थी, इसकी लोडिंग हमने रिमूव कर दी थी। तो अब हमें क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग रिमूव करनी है। क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग इस राइट पे रिमूव होती है और किस नाम से होती है हमें पता है, स्टॉक रिजर्व अकाउंट के नाम से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्टॉक रिजर्व अकाउंट। 5600 रुपीज़ जो है वो अपने आप में 125% है, तो 25% कितना होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1120। इन सब का अब आप टोटल करेंगे, अकाउंट को हम अपना क्लोज कर देते हैं। इन सब का टोटल करने पे हमारे पास आएगा 321670 एंड इस साइड का टोटल भी 132 सॉरी ये टोटल नहीं आएगा, इस साइड का टोटल आएगा 362950 362950। इस साइड का टोटल, दोनों साइड का टोटल जो है वो ये वाला आएगा क्योंकि ये वाली साइड ज़्यादा है तो इस साइड पे हमारे पास बैलेंस बच रहा है और इस साइड पे जो बैलेंस होता है उसे हम नेट प्रॉफिट के नाम से बोलते हैं और हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 41280 रुपीज़ का। तो यानी कि ये हमारा प्रॉफिट हो गया है और हमारी बुक के हिसाब से जो हमारा प्रॉफिट है वो भी 41280 है और डेटर का जो बैलेंस था वो 28,300 है। तो हमारा आंसर भी मैच हो गया है। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही थी कि यहाँ पे जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक था उसकी लोडिंग आपने रिमूव करनी थी जो कि आपको गिवन नहीं था क्वेश्चन में कि वो इनवॉइस प्राइस पे है। सेकंड आपको प्रॉब्लम आ रही थी गुड्स इन ट्रांजिट। तो गुड्स इन ट्रांजिट अगर इधर इंक्लूड है तो इधर भी क्लोजिंग स्टॉक में दिखा दो और अगर इधर इंक्लूड नहीं है तो आप इधर भी स्किप करो। तो दोनों साइड पे या तो दोनों साइड दिखाओ या फिर दोनों साइड पे मत दिखाओ। तीसरी जो प्रॉब्लम आ रही थी वो आप लोगों को आ रही थी बिल रिसीवेबल की। अगर हमें अपने कस्टमर से बीआर मिलता है, अगर तो वो मैच्योर हो जाता तो फिर हम उसे यहाँ पे दिखा देते कि हमने उस बिल का जो अमाउंट है अपने हेड ऑफिस को सेंड कर दिया। बट अगर मैच्योर नहीं हुआ है तो वो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस में पड़ा रहेगा बिल रिसीवेबल। तो ये 3 पॉइंट्स थे जो थोड़े से अलग थे। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। थैंक यू।